दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली की हवा देश में सबसे ज्यादा खराब है। जी हां, यहां का प्रदूषण लेवल टॉप पर है। लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से ज्यादा बिहार की राजधानी पटना की हवा खराब होती जा रही है। जी हां, देश में पटना प्रदूषण में टॉप पर पहुंच गया है। खबर के अनुसार कल पटना वायु प्रदूषण के मामले में देश के 121 शहरों में टॉप स्थान पर रहा, जबकि प्रदूषण के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा। पटना का एक्यूआई लेवल 350 जबकि दिल्ली का एक्यूआई लेवल 231 दर्ज किया गया है। जी हां, आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में पटना का प्रदूषण लेवल दिल्ली को पीछे छोड़ रहा है। यहां की हवा में लोगों को सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। जी हां, अगर सरकार समय रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बहुत जल्द पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए नियम बदलने वाले हैं। जी हां, सभी गाड़ियों के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्म पीयूसी सर्टिफिकेशन लागू करना चाहती है। जी हां, अंग्रेजी वेबसाइट टाइम ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक पीयूसी के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें गाड़ी की सभी जरूरी जानकारियां जैसे गाड़ी के मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एमिशन स्टेट्स वगैरह होंगे। जी हां, खबर के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव के लिए प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में बताया है कि पीयूसी की प्रक्रिया पूरी होने से पहले एक ऑटोमेटिक एसएमएस या फिर सिस्टम जनरेटेड एसएमएस गाड़ी के मालिक के रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि उसकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है या फिर नहीं। लॉकडाउन के दौरान कार्ड धारकों को मिल रही मुफ्त का राशन दिसंबर से बंद हो जाएगा। जी हां, शासन स्तर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। इसके बाद कार्ड धारकों को अगले महीने से केवल एक बार ही वितरण होगा, जबकि नवंबर महीने के द्वितीय चरण का राशन वितरण 7 दिसंबर तक होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान राशन कार्ड धारकों को महीने में 2 बार राशन का वितरण किया जा रहा है। जी हां, हर महीने की 5 से 15 तारीख तक नियमित राशन का वितरण किया जाता है, जबकि 21 तारीख से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया था। इसके तहत हर महीने कार्ड धारकों को 5 किलो चावल और 1 किलो चने का वितरण किया गया है। इसके बाद 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल और फिर 5 किलो गेहूं का वितरण किया गया। जी हां, अब दिसंबर से योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नवंबर महीने के दूसरे चरण में 30 नवंबर तक होने वाले मुफ्त राशन वितरण की स्थिति में बदलाव किया गया है। अब कार्ड धारकों को 7 दिसंबर तक राशन का वितरण किया जाएगा। इसके लिए कोटेदारों के पास खाद्यान्न न पहुंचा दिया गया है। दोस्तों नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार से आए जमा हैं। जी हां, और यहां से हटने को तैयार नहीं है। इस बीच किसान संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने बुराड़ी में उपलब्ध कराई गई जगह पर सभी किसानों के इकट्ठे होने के बाद चर्चा शुरू करने की बात कही थी। जी हां, शनिवार शाम का विरोध कर रहे किसानों के साथ सरकार ने चर्चा करने का संकेत दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के धरने के लिए निर्धारित बुराड़ी स्थित संत निरंकरण मैदान में पहुंचने की अपील की थी। जी हां, अमित शाह ने कहा था कि निर्धारित स्थल पर पहुंचने के अगले ही दिन वार्ता होगी, यानी कि बातचीत होगी। लेकिन किसान संगठनों ने अमित शाह के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बिहार विधानसभा स्पीकर चुनाव से पहले कथित तौर पर बीजेपी विधायक से बातचीत मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जी हां, अब इस मामले में जेल अधीक्षक ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के सेल में मोबाइल की एंट्री हुई थी। जी हां, जेल अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के सेल में सुरक्षा कर्मियों के चूक के कारण मोबाइल फोन पहुंचा था। जी हां, लालू प्रसाद यादव की ऑडियो टेप वायरल होने के बाद इस मामले में जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने जांच की। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि सुरक्षा कर्मियों से चूक के कारण लालू प्रसाद यादव के पास मोबाइल पहुंचा। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव से मिलने जाने वालों की जांच ढंग से नहीं की गई, जिससे मोबाइल उन तक पहुंचा और फिर पूरे देश में यह समाचार सुर्खियों में रहा।
बिहार में गिरती कानून व्यवस्था का मामला उठाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से हमला बोला है। जी हां, हाल ही की संगीन आपराधिक वारदातों की ओर इशारा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार, गोलियों की बौछार और महाजंगल राज का हाहाकार। इस दौरान महाजंगल राज के महाराजा मौन साधे हुए हैं। हवा में बढ़ती नमी कोरोना के तेवर को और खतरनाक कर दे रहा है। जी हां, कोरोना विशेषज्ञों की माने तो इस साल बारिश के मौसम में बड़ी नमी के बीच कोरोना संक्रमण की रफ्तार न केवल तेजी हुई बल्कि कोरोना संक्रमितों की हालात गंभीर के ग्राफ को भी बढ़ा दिया। जी हां, बिहार में एक डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना के फैलने में नमी एक कारण हो सकता है, लेकिन इस पर कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। जी हां, नमी बढ़ने की स्थिति में कोरोना बढ़ने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। बारिश होने पर वायुमंडल में नमी 90 से 100% तक हो जाती है। दोस्तों, देश भर में इस वक्त लव जिहाद का मुद्दा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां मशहूर शायर मुनव्वर राना ने लव जिहाद को महज जुमला करार देते हुए कहा है कि इसके खिलाफ बनाए जा रहे कानून के तहत गैर धर्मों में शादी करने वाले भाजपा नेताओं और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हां, मुनव्वर राना ने ट्वीट करके कहा है कि लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है जो समाज में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो मुस्लिम लड़कियों को ही होता है, क्योंकि लड़के कहीं और शादी कर लेते हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि इस पर बने कानून को हम समर्थन इस शर्त पर देते हैं कि इसकी शुरुआत पहले केंद्र सरकार में बैठे 2 बड़े लव जिहादियों से की जाए, ताकि बाद में 2 मुस्लिम लड़कियों के निकाह उनसे हो सके। और जिन भी भाजपा नेता और उनके परिवार के लोगों ने गैर धर्म में शादी की उन पर भी कार्रवाई हो। जी हां, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मुनव्वर राना का यह निशाना किन किन नेताओं पर है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी हिंदू है। जी हां, और दोनों ने लव मैरिज की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1983 में 3 जून के दिन दोनों शादी के पवित्र में बंध गए थे। इस कपल ने 3 तरीके से शादी की रस्में पूरी की। पहले कोर्ट में शादी रजिस्टर कराई, फिर निकाह किया और फिर इसके बाद 7 फेरे लिए। जी हां, उसके बाद आपको बता दूं कि सिकंदर बख्त जो भाजपा के अटल आडवाणी युग के कट्टर मुस्लिम नेता थे। जी हां, वो भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे और कभी अटल सरकार में उद्योग मंत्री थे। जी हां, उन्होंने भी एक हिंदू महिला राज शर्मा से शादी की। उसके बाद अंत में आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता जो आपको भी मालूम है वो है सैयद शाहनवाज हुसैन। जी हां, बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन की हिंदू पत्नी रेनू हुसैन एक स्कूल से चिका है। जी हां, दोनों को कॉलेज के दौरान प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, सोने के भाव में तेजी से गिरावट आ रही है। ऐसे में लोग सोने की खरीदारी के लिए तेजी से भीड़ बढ़ रही है। जी हां, सोना जिस तरीके से कमजोर होता जा रहा है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में सोना का भाव 40,000 रुपए तक पहुंच सकता है। जी हां, अगर आप भी इस समय सोने की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो फिर थोड़ा रुककर खरीदारी करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आपको बता दूं कि अगस्त में सोना अपने सर्वोच्च प्राइस पर पहुंच गया था। जी हां, अगस्त के पहले सप्ताह में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 56,000 रुपए के ऊपर था, लेकिन दूसरे सप्ताह से इसके दाम गिरावट आनी शुरू हो गई थी। नवंबर माह में सोने के दामों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। जी हां, इस महीना सोना 4,000 रुपए से भी ज्यादा सस्ता हुआ है। पिछले 3 महीने में सोने का दाम 8,000 रुपए तक गिरा है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 606 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,35,159 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,191 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 234 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को जारी किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 713 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,34,553 हो गई है। बिहार सरकार अंचल कार्यालय में सुधार को लेकर कई उपाय किए हैं। जी हां, सरकार की कोशिश है कि अंचल अधिकारियों पर नकेल कसी जाए, क्योंकि अंचल में पदस्थापित सीओ बेवजह कामों को लटका कर रखते हैं और आवेदकों को दोहराते हैं। जी हां, अंचल में कार्य प्रणाली में सुधार लाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारियों के काम के आधार पर रैंकिंग जारी की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हर महीने बेहतर और खराब काम करने वाले अंचल अधिकारियों की रैंकिंग जारी कर रही है। जी हां, एक बार फिर से राजस्व विभाग ने काम के आधार
पर रैंकिंग तय कर दी है। जी हाँ, नंबर 1 पर दरभंगा जिला का अलीनगर अंचल है, जिसे 99.81% नंबर मिला है। जी हाँ, दूसरा सबसे बेहतर काम करने वाला अंचल मधुबनी का पंडोल है। तीसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण का रामनगर, चौथे नंबर पर कटिहार का मनिहारी अंचल और 5वें नंबर पर भागलपुर का इस्लामपुर अंचल अधिकारी का कार्य रहा है। जी हाँ, इन 5 अंचल ऊपर से 1 से 5 तक की रैंकिंग में है। जी हाँ, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब परफॉर्मेंस वाला अंचल सहरसा का पतरघट रहा है, जो सबसे निचले पायदान पर है, यानी कि 534 रैंक मिला है। नीचे से दूसरे स्थान पर दरभंगा का बहेड़ी अंचल है, जिसे 533 रैंक मिला है। जहां पश्चिमी चंपारण का नौतन नीचे से तीसरे नंबर पर यानी कि 532 नंबर पर है। अररिया का भरगामा को 531 रैंक और बांका के चानन अंचल को 530 रैंक मिला है। इस तरीके से ये 5 अंचल बिहार के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले रहे हैं। दोस्तों, भारत के लगभग सभी राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जी हाँ, जिससे लोगों को सांस से संबंधित परेशानियां भी बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। जी हाँ, देश भर में बहुत जल्द यह फैसला लागू किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने कहा है कि सड़कों पर धुआं उड़ाती गाड़ियों का आरसी रद्द किया जाएगा। जी हाँ, साथ ही साथ इन लोगों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसलिए अवधि समाप्त होने से पहले आप अपनी गाड़ियों का प्रदूषण जांच केंद्र में जाकर जांच जरूर करवाएं। खबर के अनुसार मोदी सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्र की समूची प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। जी, ऐसे में कोई भी व्यक्ति फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बना सकता है। अगर वो ऐसा करते हैं और पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। बिहार पंचायती राज विभाग में बंपर बहाली होने जा रही है। जहां विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर पैनल बनाने का आदेश दे दिया है। यह पैनल खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 8,386 ग्राम पंचायतों और 534 प्रखंड कार्यालयों के संचालन के लिए सहायक के 16 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। यह खबर के अनुसार इन पदों पर भर्ती को लेकर उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं पास निर्धारित की जा सकती है। इसको लेकर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। जी हां, पंचायती राज विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द आवेदन की तिथि प्रकाशित की जाएगी। आपको बता दें कि विभाग ने प्रखंड और पंचायत कार्यालयों के सही तरीके से संचालन के लिए कार्यपालक सहायकों के 1600 पदों के शीघ्र भरने का निर्देश जारी किया है। जी हां, और ये जारी करके जिला अधिकारियों को भी दे दिया है। जी हां, इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अगर आप पंचायती राज विभाग के इन पदों पर जॉब करना चाहते हैं तो आप तैयारियां शुरू कर दें तथा अपने दस्तावेज को तैयार रखें, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। विभाग 2 महीने के अंदर सभी खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी में जुटा है। दोस्तों, बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पुश्तैनी जमीन है, लेकिन लोगों को इसके बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं होती है कि इस जमीन को कौन और कैसे बेचा जा सकता है, या इस जमीन पर किसका अधिकार होता है। तो चलिए इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से कि बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार किसे है। उससे पहले आपको यह बता दूं कि पुश्तैनी जमीन आखिर होता क्या है। जी हां, कानून के मुताबिक बिहार में 4 पीढ़ियों तक प्रॉपर्टी का हस्तांतरण पुश्तैनी अधिकार कहा जाता है। इन पीढ़ियों के सदस्यों को जन्म के साथ ही ऐसी ज्वाइंट मिली प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिल जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। जे मिली जानकारी के मुताबिक मां, नानी, चाचा और भाइयों से मिली प्रॉपर्टी को पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। जे सिर्फ पिता और उनके पिता के जमीन को ही पुश्तैनी जमीन कहा जाता है। उपहार या फिर गिफ्ट की जमीन को भी पुश्तैनी नहीं माना जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि नए कानून के मुताबिक बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए पारिवारिक बंटवारा करना होगा। जमीन की दाखिल खारिज करनी पड़ेगी। अगर आप 4, 2, 3 या फिर कितने भी भाई बहन हैं, सब साथ रहते हैं, फिर भी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए पारिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य है। भाई अगर जमीन बेचना चाहते हैं तो फिर बहनों का हिस्सा सुरक्षित रहेगा या फिर उसकी रजामंदी होगी। कानून के मुताबिक बंटवारा होने के बाद आप पुश्तैनी जमीन को बेच सकते हैं। आपको जमीन बेचने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जहां इस साल 11 दिसंबर तक पोस्ट ऑफिस अकाउंट में न्यूनतम चार्ज रखना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस अकाउंट में कम से कम 500 रुपए रखना अनिवार्य है। जहां इंडिया पोस्ट ने अपने ग्राहकों को पहले से ही इस बारे में सूचना दे दी है। इस सूचना के मुताबिक पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के पास अपने अकाउंट में कम से कम 500 रुपए मेंटेन करने के लिए 12 दिन का समय है। अपने सेविंग अकाउंट ग्राहकों को भेजे गए एक मैसेज में इंडिया पोस्ट ने कहा है कि अब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर दिसंबर माह में कोरोना वैक्सीन को देश भर में पहुंचाने और उसे लोगों को लगाने का ढांचा तैयार कर लेगी। जी हां, इसके लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालय में भी तैयारियां शुरू हो गई है, जो अपने अपने स्तर पर इस काम में शामिल होंगे। जी, कोल्ड स्टोरेज चैन से लेकर वैक्सीन को पहुंचाने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वैक्सीन तैयार करने में जुटे 3 प्रमुख संस्थानों का दौरा करके वहां पर इनकी प्रगति की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री की सक्रियता के कारण गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वैक्सीन को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी है। क्योंकि देश और विदेश में जो वैक्सीन तैयार हो रहे हैं उनके अलग अलग मानक हैं, उनको अलग अलग तापमान पर भंडारण की जरूरत है। ऐसे में सभी तरह की स्थितियों के अनुसार भंडारण और लोगों तक पहुंचाने की तैयारियां की जा रही है। भारत में तैयार हो रही वैक्सीन को उतने कम तापमान की आवश्यकता नहीं है जो विदेशों में तैयार हो रहे वैक्सीन के लिए जरूरी है। सूत्रों के अनुसार ट्रायल की विभिन्न चरणों से गुजर रही वैक्सीन के जनवरी माह में उपलब्ध होने की संभावना है। ऐसे में सरकार की कोशिश अगले साल के शुरुआती 3 महीनों में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने की है। दोस्तों, बिहार के 6 जिले में इस समय कोरोना संक्रमण बढ़ा है। जी हां, पटना, बेगूसराय, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सारण और जमुई में सबसे अधिक संवेदनशील जिले हैं, जिससे पूरा बिहार तबाह हो सकता है। यहां तेजी से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं। यह खुलासा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ है, जिसके बाद पूरे बिहार में चौकसी बढ़ा दी गई है। जी हां, गृह विभाग भी इसी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार करने में लगा है। समीक्षा के दौरान कोरोना के खतरनाक रूप सामने आया है। गृह मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा में पता चला है कि पटना के 10% से अधिक केस के बढ़ने का दर है। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब भी नए डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक का इंतजार है। जहां पिछले 2 महीने से बिहार के डीजीपी का पोस्ट प्रभार में चल रहा है, क्योंकि अब तक नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार ने लगभग 1 दर्जन अधिकारियों का नाम आयोग को भेजा है। बिहार में नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए बिहार सरकार की ओर से संघ लोक सेवा आयोग को लगभग 1 दर्जन सीनियर आईपीएस अधिकारियों का नाम भेज दिया गया है। लेकिन चुनाव होने के कारण अब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि अब सरकार गठन होने के बाद नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही नए डीजीपी की नियुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा के लिए 1 सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन बीजेपी को मात देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की मां रीना पासवान को अपना उम्मीदवार बना सकती है। जी हां, कल राजद के नेता शक्ति सिंह यादव ने इसके संकेत भी दे दिए थे। जी हां, वही बताया जा रहा है कि महागठबंधन के नेता इसको लेकर चिराग पासवान से संपर्क करने में लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजद और कांग्रेस रामविलास पासवान के दुनिया से चले जाने से खाली हुई सीट पर रीना पासवान को ही भेजे जाने के में है। लेकिन बीजेपी ने अपने कोटे से खाली इस सीट पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद महागठबंधन रीना पासवान को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। इससे पहले चिराग पासवान ने इस सीट को लेकर कहा है कि यह बीजेपी की सीट थी और बीजेपी अपनी सीट पर कोई भी फैसला ले सकती है। हालांकि चिराग पासवान इस सीट से मां रीना को राज्यसभा भेजना चाहते थे। देश के तमाम राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले अब भी तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ताजा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए ये ताजा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इन राज्यों को अपने यहाँ के संक्रमण के बिगड़ते हालातों को काबू करने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने के अधिकार तो होंगे। हालांकि केंद्र की पूर्व चर्चा में बगैर हुए कंटेनमेंट जोन से बाहर लॉकडाउन का फैसला नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सभी एहतियातों का पालन करने के लिए जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। कंटेनमेंट जोन की सूची को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और संबंधित राज्यों में वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा। कंटेनमेंट जोन्स के लिए बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी स्थानीय पुलिस निगम और जिला प्रशासन की होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इस बारे में अफसरों की जवाबदेही तय करेगी। जी हां, जारी की गई नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल, थिएटर्स, स्विमिंग पूल आदि को लेकर पाबंदियां जारी रहेगी। सिनेमा हॉल अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेगी। वहीं स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट पर्सनल की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा।
सीएम नीतीश कुमार को पीछे छोड़कर अब लालू प्रसाद यादव की राह पर सुशील कुमार मोदी चल पड़े हैं। जी हां, सुशील कुमार मोदी की राजनीतिक राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के विरोध की रही है। भ्रष्टाचार को लेकर उनके खुलासे के कारण न केवल महागठबंधन की सरकार गिरी, बल्कि लालू परिवार अदालतों के चक्कर काटने को विवश हो गया। यहां तक कि उन्होंने लालू लीला नामक एक पुस्तक भी यानी कि किताब भी लिख डाली। जी हां, लेकिन सुशील कुमार मोदी एक मामले में लालू प्रसाद यादव का अनुसरण करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों साथ आ गए हैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जी हां, दरअसल बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। अगर वे चुनाव जीत गए तो लालू प्रसाद यादव और नागमणि की तरह ही राज्यसभा और लोकसभा तथा बिहार विधान परिषद बिहार विधानसभा के सदस्य हो सकेंगे। जी हां, इस मामले में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर इस समय बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच चुनावी जंग चल रही है। जी हां, आए दिन कभी बीजेपी के नेता एमआईएम के नेता पर बरस रहे हैं तो कभी एमआईएम के नेता बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। बीते दिनों ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां पर बहुत कुछ कहा था, पर उनके बयानों पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। हाल ही में ओवैसी ने अपने बयान में कहा है कि जो शख्स हैदराबाद का नाम बदलना चाहता है उनकी नस्लें तबाह हो जाएगी, लेकिन नाम नहीं बदलेगा। हम अली के नाम लेवा हैं और तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे। मैं आप लोगों को वास्ता देता हूं कि आप लोगों को जवाब देना होगा उन लोगों को जो शहर का नाम बदलना चाहते हैं। इसी के साथ आगे अपने बयान में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने इस चुनाव में इतने लोगों को बुला लिया है कि अब खाली डोनाल्ड ट्रंप ही आना बाकी है। वो भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका भी हाथ थामकर पीएम मोदी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन वह भी गड्ढे में गिर गया यानी कि हार गया। इसी के साथ ही आगे उन्होंने यह भी कहा है कि ये लोग लाख जिन्ना जिन्ना कर ले, हमने जिन्ना की मोहब्बत को ठुकरा दिया। जो रजाकार थे वे पाकिस्तान चले गए और जो वफादार थे वे हैदराबाद में रह गए। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जी हां, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि एनडीए को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का हृदय परिवर्तन होता है तो ये राजग यानी कि एनडीए और बिहार के लिए बेहतर संकेत है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, एनडीए ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया था। एनडीए ने उन्हें जितना सम्मान दिया है, महागठबंधन ने उन्हें अपमानित किया है। बिहार झारखंड के बीच अब कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 31 दिसंबर तक किया जाएगा। जी हां, रेलवे ने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार झारखंड के बीच यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन को और समय तक बढ़ाने का फैसला किया है। यात्रीगण इन ट्रेनों का टिकट बुक कर सकते हैं तथा तय समय पर यात्रा भी कर सकते हैं। रेलवे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रांची से भागलपुर जाने वाली वनांचल एक्सप्रेस और मुंबई हावड़ा मेल में वापसी की टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। जी हां, यात्रीगण इन ट्रेनों का टिकट आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुक करा सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच संभावित मंत्रियों के नाम अभी से ही सियासी गलियारों में दौड़ना शुरू हो गए हैं। जी हां, जदयू और भाजपा कोटे से जिन लोगों के नाम चर्चा है उनमें कई नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। जी हां, कई नए नाम भी चर्चा में हैं। जदयू और भाजपा कोटे से जिन पुराने मंत्रियों के नाम चर्चा में हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनका 10 साल से अधिक समय तक मंत्री रहने का अनुभव रहा है। जी हां, इनमें जदयू के श्रवण कुमार का नाम सबसे आगे है। नालंदा से आने वाले श्रवण कुमार पिछले सरकार में ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री थे। दूसरा नाम महेश्वर हजारी का है। जी हां, पूर्व की सरकार में यानी कि पहले की सरकार में हजारी उद्योग और योजना एवं विकास मंत्री रह चुके हैं। जी हां, पूर्व में भवन निर्माण मंत्री का कामकाज भी देख चुके हैं। मदन सहनी और संजय झा को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने की उम्मीद है। जी हां, मदन सहनी पूर्व की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, वही संजय झा जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। जी हां, भाजपा कोटे से पुराने मंत्रियों में पथ निर्माण मंत्री रह चुके नंद किशोर यादव और कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का नाम भी चर्चा में है। देश एक तरफ जहां कोरोना महामारी का सामना कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कई राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया। यह मन की बात 2.0 का 18वां एपिसोड है। पीएम मोदी के कल के मन की बात कार्यक्रम बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ जहां देश के अन्नदाता यानी कि किसान अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं कोरोना महामारी को खत्म करने वाले वैक्सीन का लोगों को बेसब्री
से इंतजार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश के कई म्यूजियम और लाइब्रेरी के कलेक्शन को डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज मैं आपके साथ एक खुशखबरी साझा कर रहा हूं। जी हाँ, अन्नपूर्ण की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से भारत आ रही है। यह 1913 में वाराणसी में मंदिर से चुराई गई थी। पीएम मोदी ने कहा है कि इस महीने 12 नवंबर से डॉक्टर सलीम अली दी का 125वां जयंती समारोह शुरू हुआ है। डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में बर्ड वॉचिंग को लेकर बहुत ही उम्दा कार्य किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खिलाने की अपनी परंपरा जारी रखी है। मानवता की सेवा की यही परंपरा हम सबके लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है। गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि बीते दिनों में हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावना के दरवाजे भी खोले हैं। सालों से किसानों की जो मांगे थी, जिसे पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों ने उनसे वादा किया है और वो वादा पूरा हुआ। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इनके साथ ही कहा कि देश के बड़े हिस्सों में सर्दी का मौसम जोर पकड़ रहा है, अनेक हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में मौसम में अपने परिवार के बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि फैजाबाद का नाम अयोध्या हो सकता है, तो हैदराबाद का नामकरण भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है। मैंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है। हमने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। गंगा यमुना दो पवित्र नदियां मिलती है, कुंभ का आयोजन होता है, तो फिर यहां का वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। भाग्यनगर का मतलब संपत्ति का प्रतीक, भाग्यनगर का मतलब विकास का प्रतीक होता है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के कई देश कोरोना का टीका बनाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। दुनिया भर के लोगों को उम्मीद है कि टीका के बाद सब कुछ पहले जैसा ही होगा। अब इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, ICMR का कहना है कि वैक्सीन की शुरुआत के बाद भी लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां बरतनी पड़ सकती है। ICMR ने कहा कि कोरोना के वैक्सीन पेश किए जाने के बाद भी कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। इन नियमों में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए गए हैं। जी हां, नई गाइडलाइंस जारी करने के 72 घंटे के भीतर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा है। बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड बाजा और डांस पर लगी रोक अब हटा दी गई है। सरकार की ओर से यह नया आदेश जारी किया गया है। जी हां, कोरोना को लेकर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह यानी कि आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिशा निर्देश देकर जानकारी दी है, जिसमें यह कहा गया है कि बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड बाजा और डांस पर रोक रहेगी, जिस पर से अब रोक हटा दी गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।